क्या बेटा क्वांटम नंबर क्या बताया था? बस ये एक तरीके से बताया था आपको, सेट ऑफ नंबर्स है बेटा, जिससे हम ये पता कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ A to Z। किसी इलेक्ट्रॉन की कितनी क्या पोजीशन होगी, क्या लोकेशन होगी, कितनी एनर्जी होगी, ये सारी चीजें बेटा हम किससे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग क्वांटम नंबर, है ना। 4 क्वांटम नंबर्स बताए थे, जिसमें आपको एनर्जी भी पता चल सकती है, उसकी लोकेशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या होगी उसकी, ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, सब चीज निकाल सकते हो आप उसकी। सारी इंफॉर्मेशन बेटा किससे मिलती है आपको? क्वांटम नंबर की मदद से, ठीक है। फिर उसमें एक एक करके आपको क्वांटम नंबर पढ़ने थे। फर्स्ट आपको पढ़ाया था मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या चीज बेटा पता चलती है इससे, जल्दी बताइए। साक्षी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बेटा क्या क्या पता चलेगा आपको? डिवाइड नहीं करते हो बिल्कुल भी। अगर आप लोग बेटा मुझे क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चंस बेटा जो मैं दे रहा हूं आपको, सबको होमवर्क सबमिट करना है, तब सिर्फ क्यों नहीं क्लास में बेटा आते हो? मैं कितनी बार रिक्वेस्ट डाल रहा हूं, बार बार यहां से 2-3 बार रिक्वेस्ट किया है मैंने बच्चों को। क्या हो गया तुम लोगों सर को? हाँ? आपने जैसे सर आप रिक्वेस्ट भेजे ना तभी हम ऑन कर देते। मेरी रिक्वेस्ट का वेट करोगे क्लास के लिए? अपने आप नहीं आना था? सर आपने रिक्वेस्ट पहले भेज दी, हम ऑन ही कर रहे थे। अच्छा, लेट मत सर करो बेटा। हाँ बोलो, क्या हुआ? हम्म, म्यूट नहीं हो रहा है घर से। सर आप कर दो अनम्यूट, सर म्यूट कर दो। क्या कह रहे हो राहुल? म्यूट कर दूं? चलो, हाँ बेटा, अब मेरी बात सुनिए। सभी बच्चे बेटा होमवर्क सबमिट करो टाइम से, और कोई भी क्लास में अब्सेंट नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। क्लास में एक भी बच्चा बेटा अब्सेंट नहीं होना चाहिए। ये पढ़ने का टाइम शुरू हो गया और तुम लोग डाउन होते जा रहे हो। डाउन नहीं होना, एनर्जी लेवल अपना मैक्सिमम रखो, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जल्दी से बेटा मयूरी बताइए क्या क्या चीजें मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। उसमें मत देखो अब नोट्स में, अब अपना दिमाग में सोचो क्या क्या चीज आपको याद है। एग्जाम में बुक लेके नहीं जाओगे, है ना, सब कुछ यहां पर होना चाहिए दिमाग के अंदर। मेरे आने से, मेरी क्लास से पहले पढ़ा करो। अब तो यहां पर आपको समझना है, दिमाग में सोचना क्या क्या चीजें हैं। कौन बताएगा बेटा जल्दी से, एक एक करके बता दो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा क्या क्या चीज पता चली थी सबसे पहले? सबसे पहले बेटा कोई बात नहीं, माइक। हाँ, एवरेज डिस्टेंस, रहने तो, पता नहीं नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। आप लोग क्लास सुनते रहो ध्यान से बस बेटा, जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो, मैंने आप याद दिलाता हूं आपको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब था ये शेल्स के बारे में बताएगा। किसके बारे में साक्षी? शेल्स के बारे में। यानी अब किसी शेल की कितनी डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, किसी न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है शेल की। जैसे के शेल है तो के शेल की न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस होगी, इसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, उसको बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेल्स की सारी चीजों को, यानी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है वो भी बताएगा, शेल के अंदर शेल का कितना डायमीटर है, कितना रेडियस है, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कितना शेप होगा, कैसा साइज होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। जैसे अगर मान लो अगर के शेल की बात, कम होगा, जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज इंक्रीज करेगा। समझ रहे बच्चे? सबको समझ में आ रहा है? तो बेटा एक तो एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है परीक्षित, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल फ्रॉम न्यूक्लियस, फर्स्ट पॉइंट था ये, ठीक है। और इसको दूसरी टर्म्स में कैसे बोल सकते हैं? इट आल्सो डिनोट्स द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, किसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कितना साइज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज कितना ज्यादा होगा। जैसे जैसे बेटा शेल बढ़ता जाएगा, तब से जैसे जैसे बेटा शेल बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेल क्या होगा, कि शेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना है, एल का इससे बड़ा, एम इससे बड़ा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था, क्या बताएगा, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या फिर एवरेज डिस्टेंस ऑफ शेल या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल फ्रॉम न्यूक्लियस।
सेकंड बेटा क्या था, एनर्जी के बारे में बताता है। और एनर्जी बेटा परीक्षित कैसे निकाली थी हमने, बोर्स फॉर्मूला जो पहले पढ़ चुके हैं। तो एक तो बेटा ये देता है, फर्स्ट प्रोवाइड्स एवरेज डिस्टेंस, है ना, एवरेज डिस्टेंस जितनी है वो हो गई। सेकंड बेटा क्या हो गया, क्या बोल रहा हूं मैं, एनर्जी, किसी इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी किसी शेल के अंदर, जो गॉड ने भी दी थी बोर्स फॉर्मूले में, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, ठीक है, दैट इज En is equal to -2 pi square 4 Me4, ठीक है, और क्या चीज है नीचे n स्क्वायर h स्क्वायर, है ना बच्चों, ये पहले पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूले को। तो वही एनर्जी है, ये शेल की एनर्जी है। और क्या चीज थी बेटा, थर्ड नंबर पे क्या चीज है, थर्ड क्या चीज बताएगा ये, थर्ड क्या चीज थी, एक और चीज थी, एक तो होगी, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने प्रेजेंट होंगे किसी शेल के अंदर। तो जैसे मान लो अगर आपका कोई प्रिंसिपल शेल है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, क्या फॉर्मूला था साक्षी का, ये 2n स्क्वायर का यूज करेंगे, 2n स्क्वायर का यूज करेंगे। अगर आप मान लो n की वैल्यू, अगर मान लो k शेल है, तो बेटा बताया ना मैंने, जैसे n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जिस शेल के अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे अगर k शेल है तो n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा बताओ, अगर इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो कितने हो जाएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर 2, है ना, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे के लिए भी निकाल सकते हो, एल शेल के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, n = 2 पुट कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। इसी तरीके से बढ़ते चले जाते हैं, है ना बेटा, जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, सिंपल है बिल्कुल। ये 3 चीजें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल n से, जिसको पिछली क्लास में, न्यूमेरिकल से पहले वाली क्लास में। इसके बाद बेटा एक और क्वांटम नंबर था, सेकंड क्वांटम नंबर, परीक्षित क्या नाम है उसका, सेकंड क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो याद रहेगा, एजीमुथल भूल गए, ये भी नाम है इसका, एजीमुथल, एंगुलर मोमेंटम, या फिर एक और नाम है इसका सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ठीक है, 3 क्वांटम नंबर, 3 नाम बेटा एक ही चीज के हैं, एजीमुथल, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सिंबल क्या था, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बारे में ध्यान देना, क्योंकि इसका नाम सेकेंडरी है परीक्षित, क्योंकि इसका नाम बेटा सेकेंडरी है, तो इसका मतलब क्या बताया था मैंने, ये सारी चीजें क्या बताएगा, सब शेल के बारे में, एक शेल के अंदर कितने सब शेल्स होंगे, ठीक है बच्चों, कितने सब शेल्स होंगे, और हर एक सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की क्या डायरेक्शन है, एंगुलर मोमेंटम कितना है इलेक्ट्रॉन का, ये सारी चीजें बेटा क्या बताएगा, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसलिए इसका नाम सेकेंडरी है, क्योंकि ये सब शेल्स की चीजें बताएगा। तो पहला पॉइंट बेटा इसका क्या होगा, इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, क्या क्या इसको लेकर कितने नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन ए शेल, किसी शेल के अंदर बेटा, जैसे के शेल है, तो के शेल के अंदर कितने इसके पार्टीशंस होंगे, ठीक है बच्चों, तो ये बताएगा ये एजीमुथल, नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन ए शेल, ठीक है, इसकी संख्या हम निकाल लेंगे। अभी बताऊंगा एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद करो उसका क्या फॉर्मूला लिखवाया था, एल की वैल्यू बेटा कितनी होती है,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक माइनस कर दो, L इक्वल टू n-1, ठीक है ना। अभी निकालते हैं कैसे कैसे एक एक शेल के लिए, पहले आप ये पॉइंट्स देख लो, रिवाइज कर लो। सेकंड बेटा क्या था, एक तो कितने नंबर ऑफ सबशेल्स बताया, उसके बाद बेटा हर एक की एनर्जी कितनी होगी, रिलेटिव एनर्जी। लक्ष्य रिलेटिव का मतलब क्या होता है, हाँ रिलेटिव एनर्जी का क्या मतलब है, रिलेटिव फिजिक्स में भी पढ़ रहे होगे ना, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लिया या नहीं अभी, आई थिंक पढ़ लिया है आप लोगों ने, पढ़ा ना रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव बेटा क्या करते हैं, जब दो चीजों की आपस में कोई चीज निकालते हैं, जैसे अगर हम कहें दो शेल की एनर्जी को रिलेटिव कर रहे हैं, मतलब कि एक शेल के रेस्पेक्ट में दूसरे शेल की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करके देख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव एनर्जी। तो अगर बेटा हम सेकंड चीज लिख रहे हैं, रिलेटिव एनर्जी ऑफ सबशेल्स, डिफरेंट सबशेल्स। मान लो किसी शेल के अंदर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, किसी शेल के अंदर बेटा हो सकता है बहुत सारे पार्टीशंस हो, बहुत सारे छोटे छोटे सबशेल्स हो। मयूरी बेटा कैमरा रख दो आराम से, परेशान मत हो, ठीक है, यहां ध्यान दो बस, ठीक है। तो हो सकता है बेटा किसी शेल के अंदर क्या हो सकते हैं, उसके और भी कई पार्टीशंस हो सकते हैं, ठीक है राहुल, एक पार्टीशन हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, और हर एक पार्टीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी होगी, ठीक है लक्ष्य। वो जो अलग अलग एनर्जी है बेटा उसी को हम निकाल सकते हैं इस क्वांटम नंबर की मदद से, रिलेटिव एनर्जी ऑफ डिफरेंट क्वांटम रिलेटिव एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबशेल्स। सब दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा क्योंकि इधर की तरफ है ना, रुको अब ठीक है। रिलेटिव एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबशेल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन ए शेल, है ना बेटा। इसी शेल के अंदर जो डिफरेंट सबशेल्स हैं उनकी एनर्जी कितनी है ये हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से बेटा एनर्जी के अलावा और क्या निकाल पाओगे, नाम देखो इसका, एंगुलर मोमेंटम है, तो क्या निकाल सकते हैं लक्ष्य, कॉमन सेंस की बात है, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, इसीलिए उसका नाम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं उसको, है ना। और क्या फॉर्मूला था एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सबशेल, एंगुलर मोमेंटम, इतना मुश्किल फॉर्मूला है क्या, भूल गए। देखो ये L इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई बताया था बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला है ये। और इसमें मैंने आपको एक चीज बताया था, बुक्स में कई जगह ये लिखा हुआ है, ये देखो, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच बार भी नहीं बोलेंगे, एच क्रॉस एक तरीके से सिंबल है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसमें एच क्रॉस का मतलब ये क्या है बेटा, ये दूसरा सिंबल है, इसको लिखते हैं एच अपॉन 2 पाई, वही चीज है, ठीक है। दिख रहा है बेटा सबको फॉर्मूला, ठीक है। ये है आपका एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला। एक बार बेटा याद करो बोर्ड्स, ये आपको फॉर्मूला एक जगह और दिख रहा था, इसी फॉर्मूला थोड़ा अलग है, लेकिन एक बार याद करना बेटा, आपको बोर्ड्स फॉर्मूले में, बोर्ड्स को एटॉमिक मॉडल में मैंने वहां पे बताया था कि बोर ने भी ये बात कही थी कि किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बेटा क्या होगा, h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होगा। बच्चों याद है, h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल बताया था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो यहां पर बेटा अगर आप h की वैल्यू पुट करके देखना एक बार, अगर मान लो आपका पहला शेल है, अगर फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू बेटा कितनी होगी मयूरी, एक चीज मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं एंगुलर मोमेंटम की, ध्यान देना। अगर n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, n-1 = 0, 0 हो गई ना। अब इसके लिए एंगुलर मोमेंटम निकालो जरा, तो एंगुलर मोमेंटम बेटा कितना हो जाएगा, 0 × 0 + 1, है ना, 0 × 0 + 1 कितना हो गया, बोलो, h/2 पाई आया, यही आएगा ना h/2 पाई, पहला वाला दिख रहा है बेटा। तो आप ये देखोगे कि जैसे बोर ने निकाला था ना एंगुलर मोमेंटम, पहले वाले शेल के लिए सेम वैल्यू आएगी,
फिर उसके बाद चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। उसमें भी इतना ही आ रहा था बेटा, h/2 पाई। फर्स्ट का अगर आप देखोगे तो फर्स्ट का h/2 पाई था, उसी हिसाब से फिर बाद में इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे बेटा शेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वहां पर क्या होगा, एल की वैल्यू भी चेंज करेगी, है ना। अब यहाँ पर अगर 1 पुट करोगे तो 1 के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। 1 के अकॉर्डिंग कितना होगा, 1 × 1 + 1, 1 × 1 + 1 कितना होगा, √2, है ना। √2 × h/2 पाई ये आया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, फिर वही √√2 को सॉल्व करोगे तो 2 √2, ठीक है, 2 √1 ये आएगा h/√2 पाई, ये वैल्यू आएगी। 2 से 2 कट जाएगा, है ना बच्चों। ये पिछली बार भी क्वेश्चन कराया था ऐसे ही सेकंड शेल के लिए, है ना। साक्षी उसमें आंसर आया था h/√2 पाई। तो बेटा इस तरीके से आप l की वैल्यू अगर आपको पता है, या मान लो n की वैल्यू भी पता है, अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा पता है तो आप l की वैल्यू को निकाल सकते हो n-1 का यूज करके, और उसके हिसाब से आप क्या निकाल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आया इतना समझ में, ठीक है। इसके अलावा बेटा देखो मैंने आपको सारी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाई थी। अगर आपको मान लो अगर हमें एल की वैल्यू निकालनी हो एन के अकॉर्डिंग, तो अलग अलग क्वांटम अलग अलग एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले शेल के लिए जैसे आपने देखा यहाँ पर एल की वैल्यू 0 आ रही है, तो इस 0 का मतलब बेटा क्या है, कितने सब शेल होंगे के शेल में। राहुल इस 0 का मतलब क्या है, अगर हम कह रहे हैं कि पहले शेल में फॉर फर्स्ट शेल, अगर हम बोल रहे हैं पहले शेल की अगर बात करें तो यहाँ पर n = 0 है, सॉरी n = 1 है, तो l = कितना हो गया बेटा, n-1 में पुट करोगे तो 0 हो गया ना। तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हो गए, कितने होंगे, सबशेल है, इसका मतलब कोई पार्टीशन नहीं है, खाली एक शेल ही है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर हम देखेंगे सेकंड शेल के लिए, अगर सेकंड की वैल्यू निकालोगे तो बेटा कहां से कहां लाई करेगी, देखना वैल्यू। एक चीज और बेटा, किसी n की किसी वैल्यू के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, n की किसी वैल्यू के लिए l की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी बेटा, 0 से लेकर और n-1 तक लाई करेगी। तो एक बार इसमें अगर हम सेकंड शेल के लिए बेटा निकालेंगे जिसमें n की वैल्यू 2 हो गई, तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो एक तो बेटा 0 हो सकती है ना। अगर आप देखोगे l की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, 0 से लेके n-1 के बीच में लाई कर रही है, ऊपर दिख भी रहा है, देखो अब ठीक है, मैंने ऊपर लिखा है l की वैल्यू बेटा 0 से लेके n-1 के बीच में बेटा लाई कर सकती है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो एक तो बेटा कैलकुलेट करोगे तो n-1 कितना हो गया, 1, और 0 भी हो गई, 2 वैल्यू हो गई, यानी कितने पार्टीशन हो रहे हैं मयूरी, कितने पार्टीशन हो रहे हैं, अगर n = 2 पुट कर रहे हो तो, अगर आप n = 2 पुट करते हो तो बेटा आपको कैसे दिखेंगे, अगले वाले शेल के अंदर, यानी l शेल के अंदर बेटा कितने पार्टीशन होंगे, सबसे बताओ, 2 सबशेल्स होंगे, एक को s लिख रहे हैं, एक को p लिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड के लिए लिखते हैं, समझ में आ रही बात मेरी, शेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे बेटा n की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो हम देख रहे हैं पार्टीशन बढ़ रहे हैं तब शेल, है ना। अगर आप पहले शेल के लिए देखोगे तो उसमें कोई सब शेल नहीं है, ठीक है, सिंपल एक ही पार्ट है इस तरीके से, फिर उसके बाद 2 हो गए, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से बढ़ रहे हैं। थर्ड के लिए अगर देखोगे तो कितने हो जाएंगे, थर्ड के लिए n की वैल्यू 3 हो गई, और l की कितनी वैल्यू हो सकती है, 0, 1 और 2, है ना बच्चों। तो इसका मतलब बेटा कितने दिखेंगे आपको, कितने शेल्स दिखेंगे, 1, 2, 3, s p d, ये 3 सब शेल्स हैं, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। 4 तक आते हैं तो क्या हो जाएगी स्थिति, 4 शेल के लिए देखोगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0, 1, 2, 3, ठीक है बच्चों।
तो कितने शेल हो जाएंगे, एक और आ जाएगा, 3 4 4 शेल हो गए, एस पी डी और एफ। ठीक है ना बच्चों, बोलो आगे समझ में या मुश्किल लग रहा है? इजी है। शेल्स बढ़ रही है, वैसे वैसे सब शेल्स भी बढ़ रहे हैं, है ना। और इन सब शेल्स के अंदर बेटा क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी अलग अलग होने वाली है। राहुल समझ रहे हो मेरी बात? जैसे अगर बेटा ये सब शेल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होगी। इसी तरीके से अगर यहां पर देखोगे इन दोनों के बीच में, तो बेटा इन दोनों की भी एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है बेटा, अगर दिक्कत हो रही है कैमरे को छेड़ो मत, ठीक है, परेशान मत हो, उसमें लगे मत रहो, कभी हट रहा है कभी आ रहा है, उसको ऐसे ही रहने दो, आप मत उसको वो करो, ठीक है, होने दो जो हो रहा है, आप ध्यान यहां पर रखो। चलो तो बेटा ये आपका था। सेकंड चीज क्या थी, ये कौन सा क्वांटम नंबर है जिसको एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद तीसरा क्वांटम नंबर पढ़ाता हूं। 2 क्वांटम नंबर और थे, नाम याद है बच्चों? तीसरा कौन सा होगा बताओ जरा बिना देखे। मैग्नेटिक क्वांटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, गुड। और एक बेटा और बताया था स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों क्वांटम नंबर बेटा अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और याद कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं टेक्निक। पहला वाला क्वांटम नंबर बेटा शेल्स की बात करता है, ठीक है, तफसील किसकी बात कर रहा है, शेल्स की बात कर रहा है, यानी शेल कितने होंगे, शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन जो शेल के अंदर है उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी न्यूक्लियस से, सेंटर से, समझ गए, ये चीज मैं बोलना चाह रहा हूं। और दूसरा क्वांटम नंबर यानी कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर क्या बता रहा था, सब कुछ सब शेल्स के बारे में बता रहा है, यानी बेटा किसी शेल के अंदर कितने सब शेल्स होंगे ये बताएगा पहले तो, फिर हर एक सब शेल की कितनी एनर्जी होगी ये बताएगा, फिर हर एक शेल के अंदर, सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, वो तो चीज चल खैर अलग हो गई। फिर हो गया किसी सब शेल के अंदर एनर्जी की भी बात कर ली हमने, और यहां पर इसके पार्टीशंस भी देख लिए, कितने नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे, है ना। फर्स्ट के अंदर देख रहे हैं कि एक भी नहीं है, मतलब पार्टीशन एक ही समझ लो उसको, 0 का मतलब बेसिकली एक ही पार्टीशन है, और दूसरे में 2 पार्ट हो गए, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से नंबर ऑफ पार्टीशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर उनकी एनर्जी क्या है, उनका एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तीसरे के अंदर बेटा जाएंगे तो तीसरे में क्या चीज आएगी, ये जो सब शेल आपको मैंने बताया बेटा, किसी शेल के अंदर सब शेल होते हैं परीक्षित, और सब शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल के अंदर क्या है, पढ़ा है, ऑर्बिटल्स हैं, न्यूक्लियस कहां पहुंच गए, ऑर्बिटल बेटा, ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ऑर्बिटल, अच्छा ऑर्बिटल ही बोला, चलो गुड। तो बेटा ऑर्बिटल वो जगह है, ये मैं बता चुका हूं लास्ट क्लास में भी, कि ऑर्बिटल वो जगह है तबशेल सिंपल जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अगर हम किसी घर का एड्रेस देखते हैं, जैसे मान लो अगर मैं आपके घर में चिट्ठी भेजना चाहता हूं, परीक्षित लेटर भेजना चाहता हूं, आपकी परफॉर्मेंस को लेकर भेजना चाहता हूं आपके घर पर, तो सबसे पहले बेटा मैं क्या देखूंगा, आप कौन से कंट्री में रहते हो, फिर मैं देखूंगा आप कौन से स्टेट के अंदर रहते हो, फिर मैं स्टेट के अंदर देखूंगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा होता है ना, कोई लेटर ऐसे ही जाता है ना, समझ रहे हो। उसके बाद बेटा क्या होता है, उसके नीचे और क्या चीज होती है, और छोटे पार्ट में कर दो, पिन कोड की बात करते हैं, पिन कोड, है ना, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कई पिन कोड होते हैं, आपको पता है ये बात, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी डिफरेंस होते हैं, और उस छोटे छोटे उसके अंदर फिर मान लो पिन कोड के अंदर पहुंच गए, मान लो किसी छोटे उसके अंदर, फिर उसमें कॉलोनी देखेंगे कौन सी कॉलोनी है ना, एक बच्चे की कॉलोनी अलग है, एक की अलग है, तो इस हिसाब से जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले शेल देखोगे, के शेल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया, फिर बेटा उसके अंदर अगर और हिस्से हो रहे हैं तो वो सेकेंडरी क्वांटम नंबर बता रहा है कितने सब शेल्स हो रहे हैं, फिर और अगर अंदर की तरफ जाओगे तो ऑर्बिटल आ जाएगा, और ऑर्बिटल के अंदर घुसोगे तो फिर आपको बताया है, श्रोडिंगर ने इक्वेशन बताई थी, है ना, कि उसमें साई स्क्वायर की वैल्यू को निकालोगे तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन
कि एनर्जी कितनी कितनी है कहां पर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से समझ लो आप लोग। तो अब थर्ड क्वांटम नंबर जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको समझते हैं। जैसा बेटा नाम से पता चल रहा है, दो चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो बेटा याद करो बोर्स एटॉमिक मॉडल में मैंने बताया था जीमेन इफेक्ट। जीमेन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था बोर मॉडल ने, है ना? तो आखिर ये जीमेन के अंदर बेटा जो लाइंस की स्प्लिटिंग हो जाती है, उस फिनोमिना को कौन एक्सप्लेन करता है बेटा? कौन सा क्वांटम नंबर? जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको बेटा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एम से। और ये क्या चीज इंडिकेट करने वाला है? दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स, है ना, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द जीमेन इफेक्ट, एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। देखो बेटा स्प्लिट होती है स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना? याद है मैग्नेटिक फील्ड में जैसे किसी इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, हाइड्रोजन एटम के किसी एटम को रखोगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या होगा? जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, किसकी वजह से होती है? उसी क्वांटम, उसी चीज के बारे में ये इंफॉर्मेशन देगा आपको। एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, दैट इज जीमेन इफेक्ट को ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बात? जीमेन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, उस वक्त बोर समझा नहीं पाए थे, लेकिन यहाँ पर जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम पढ़ रहे हैं बेटा, उसके अंदर क्वांटम नंबर में हम ये देख पा रहे हैं कि ये क्वांटम नंबर जो है इस चीज को एक्सप्लेन करता है, इस फिनोमेना को जिसको जीमेन इफेक्ट बोलते हैं। ये होता कैसे है ये मैं समझाता हूँ। ठीक है, बेसिकली बेटा उन्होंने क्या कहा इसमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बेटा जब किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, तो बेसिकली बेटा जब वो मूव करता है, मैंने आपको बताया था कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी एक्सेलरेशन शो कर रहा है, जैसे ये सर्कुलर मोशन शो कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है ना, इसकी वजह से बेटा इसके अंदर क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्या होगा परीक्षित? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कई बार मैग्नेटिक फील्ड में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, देखो ये पता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चीजें कुछ ऐसी हैं परीक्षित, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। तो कई बार आप ये चीज देखोगे कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो सकती है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो सकती है ना? वो तो आपने 10th क्लास में भी जनरेटर्स पढ़े हैं, तो आप समझ रहे होगे मेरी बात। तो बेटा वैसे ही होता है किसी इलेक्ट्रॉन के साथ, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे करके घूम रहा होता है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, तो बेटा उसके रोटेशन की वजह से, इसके रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है राहुल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? आगे जाके एक मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी वजह से, इसी की वजह से क्या होगा? क्या शो करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा, जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो इसमें क्या क्या चीजें हमें पता चल रही है वो आप देख लो। एक तो मैंने लिखा ये स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, कैसे करेगा वो भी देखेंगे हम आगे। फर्स्ट हो गया ये। दूसरी बेटा क्या चीज बताएगा? मैंने बताया था ऑर्बिटल्स की बात बताएगा। ये किसी सबशेल के अंदर बेटा कितने ऑर्बिटल्स हैं परीक्षित? किसी सबशेल के अंदर कितने सबशेल के भी और पार्टीशन होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बताएगा बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबशेल। ठीक है, आखिर कितने ऑर्बिटल है किसी भी सबशेल के अंदर, उनकी संख्या के बारे में बताएगा कि किसी में एक ऑर्बिटल है, किसी में दो है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबशेल, या फिर इसका मतलब आपको पता ही है ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्रीफर्ड ओरिएंटेशन। इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी ओरिएंटेशन कर सकता है? ओरिएंटेशन समझ रहे हो? उसका शेप बेसिकली बेटा कैसा होगा? एस ऑर्बिटल जैसा होगा,
एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, मतलब कैसे किसी की ओरिएंटेशन है, समझ गए? ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे किसी का शेप है तो किस एक्सिस पर है वो, एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, वाई एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है, किस तरीके से ओरिएंट है वो 3 डायमेंशन में अगर देखें तो उसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो बेटा इसका मतलब ऑर्बिटल्स का मतलब ये भी बोल सकते हैं प्रीफर्ड ओरिएंटेशन। कैसी ओरिएंटेशन होंगी इलेक्ट्रॉन की वो बताया गया आपको, ठीक है बच्चों? प्रीफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन ए सबशेल। अब बेटा इसकी वैल्यू देखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों इसको समझने के लिए देखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, m का फॉर्मूला होता है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो m की संख्या कितनी होगी, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ, बेटा अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, उसके लिए तो वैल्यू होती है, अगर आपको नंबर ऑफ m चाहिए या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चाहिए, कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला यूज करेंगे 2l+1। क्या यूज करेंगे बेटा? वैल्यूज की अगर बात करोगे, कितनी कितनी वैल्यूज हैं, कौन कौन सी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, कितनी वैल्यूज हो सकती है, नंबर ऑफ वैल्यू, रेंज जिसको बोलते हैं, तो 2l+1। और एग्जैक्ट अगर वैल्यू निकालनी है तो फिर कितनी होगी, कहां से कहां जाया करेगी, m की वैल्यू बेटा होती है -l से लेकर +l तक, देखना -l से लेकर बेटा +l तक करती है। तो एक बार 2l+1 में वैल्यू पुट करो, फर्स्ट शेल के लिए देखते हैं। अगर हम बेटा फर्स्ट शेल की बात करेंगे तो तब से फर्स्ट शेल के अंदर n की वैल्यू बेटा कितनी पढ़ी आपने, n की वैल्यू कितनी थी, 1 है ना, और 1 के लिए n की वैल्यू कितनी थी, l की 0 थी, और m की कितनी हो जाएगी ये बताओ मुझे, m की 1। लेकिन बेसिकली बेटा यहां पर हम इसको 1 नहीं 0 बोलेंगे, कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखो अगर आप ध्यान से देखना, मैंने यहां क्या लिखा है, m की रेंज बेटा -l से लेकर +l तक जाती है ना। तो अगर मान लो पहले शेल के लिए बेटा, अगर ये देखना l की वैल्यू अगर बेटा 0 हो गई, सुनो l की वैल्यू बेटा अगर 0 हो गई तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +0 और -0। लेकिन +0 और -0 का कोई मतलब है क्या मयूरी, +0 और -0 को हम कुछ बोलेंगे, ऐसा तो कभी 0 के साथ होता नहीं है। जैसे 1 और -1 होते हैं, 2 -2 होते हैं, लेकिन 0 का तो कोई सिंबल थोड़ी होता है। तो बेटा इसीलिए यहाँ पर m की वैल्यू क्या रखनी है, आपको 0 रखनी है। इस चीज को देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है m की वैल्यू बेटा कहां से कहां होगी, -l से लेकर +l तक लाई करेगी, ठीक है। और जो आप 1 निकालने का मतलब कर रहे हो, उसका मतलब समझते हो, यहाँ पर जो आप 1 कर रहे हो, 0 जैसे करके निकाल रहे हो, बेसिकली बेटा आप ये बता रहे हो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, ठीक है मयूरी, कितने ऑर्बिटल हैं। यानी अगर बेटा l की वैल्यू अगर 0 हो गई तो m की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन ऑर्बिटल कितने होंगे, कितने ऑर्बिटल है, इसका मतलब अगर k शेल की बात करें, उसके अंदर अगर मान लो एक सबशेल है, k के अंदर सबशेल तो 0 ही वही है, और उसी के अंदर बेटा अगर ऑर्बिटल देखें तो कितने होंगे, कितना ऑर्बिटल है, खाली एक ऑर्बिटल है बेटा, ओनली वन ऑर्बिटल, ओनली वन ऑर्बिटल है बेटा। और जिसको क्या बोलते हैं, आगे पढ़ोगे धीरे धीरे, इसको 1s बोलते हैं, पहला s ऑर्बिटल है ये, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा s ऑर्बिटल कैसा होता है देखने में, p कैसा होता है, d कैसा होता है, अभी वो आने वाला है बस। तो अभी आप इतना ध्यान दो जितना बता रहा हूं आपको। तो बेटा इसी तरीके से अगर मान लो अगर l की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो कौन कौन सी वैल्यू बेटा होंगी, इसके अंदर तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आ रहा है बेटा। k शेल की अगर बात करेंगे तो k शेल में कितने ऑर्बिटल है, सबसे खाली एक एटॉमिक ऑर्बिटल दिख रहा है आपको 1s। लेकिन अगर n की वैल्यू 2 हो जाए, n की वैल्यू 2 हो जाए, सॉरी, अगर सेकंड शेल की बात करोगे तो उसमें कितने होंगे, बोलो, अगर n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू कितनी होगी, पहले n की वैल्यू निकालेंगे, है ना। अगर यहां पर लिखता हूं फॉर सेकंड शेल, अगर आप सेकंड शेल देखोगे बेटा तो सेकंड शेल को मैं लिखूंगा n की वैल्यू तो 2, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 - 1,
और बेटा एम की कितनी हो गई, इसकी रेंज कहाँ है, -l और +l, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, एक -1 और एक +1, है ना। तो बेसिकली वैसे अगर वैल्यू कहें m की तो कितनी होगी बेटा, एक तो 0 और एक 1, समझे। 0 तो वैसे भी थी, 0 तो उसी के अंदर आ गई, और इसकी वैल्यू बेटा एक 1 का मतलब क्या है, ये देखो एक -1 है और एक 1 है। तो दिख नहीं रहा। रुको अब दिख रहा है। तो इसके अंदर कितनी वैल्यू हो गई देखना, एक तो 0, एक 1 और एक -1, 3 वैल्यू हो गई, ठीक है। सर 3 नहीं आएगा, है क्या, आपने वो m का जो फॉर्मूला लिखा है उससे नहीं आएगा। हाँ मैं लिखता हूँ एक बार को दोबारा दिखाता हूँ। ये बेटा वैल्यूज का है, कितनी है ये, नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो एक बार निकालो, इसमें पुट करो। अगर इसमें L1 पुट करते तो बेटा कितनी हो गई, 3 हो रही है ना, 3 वैल्यू, 3 वैल्यू हो रही है, 2 + 1 3, कौन कौन सी हो गई, एक तो 0, एक तो 0 यहां पर जैसे निकाली मैंने आपको बताया रेंज 0, फिर 1 और एक -1, ये 3 वैल्यू हो गई, समझे मेरी बात। यस जैसे के शेल के अंदर खाली 0 वैल्यू हो रही थी, क्योंकि यहां पर अगर आप ये निकाल रहे थे तो ये नंबर ऑफ वैल्यू थी बेटा, खाली एक ही वैल्यू होने वाली है, और जिसको क्या लिख रहे हैं हम 0। अब कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, 0 1 -1, कितने ऑर्बिटल होंगे, तब चल इसका मतलब अगर 3 वैल्यू है तो इसका मतलब कितने ऑर्बिटल है, 3 orbitals. 3 ऑर्बिटल्स है ना, 3 ओरिएंटेशन हो सकते हैं, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं बेटा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, सुनो, बेसिकली इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। 3 ऑर्बिटल का मतलब ये है इस तरीके से, जैसे p ऑर्बिटल ही होगा वहां पर सबशेल, जैसे आपने पढ़ा था, याद करो, सबशेल अभी बताया मैंने, दूसरे के अंदर, पहले के अंदर s सबशेल था, फिर दूसरे में p सबशेल था, p सबशेल के अंदर बेटा 3 ऑर्बिटल है, सबशेल इसका मतलब क्या है, एक x डायरेक्शन में है, एक y डायरेक्शन में है, और तीसरा कहां है, z डायरेक्शन में। ये 3 ऑर्बिटल हो गए, इनकी वैल्यू कितनी कितनी है, जैसे मैंने बताया 0 1 -1, ठीक है। ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए जिनको बेटा px py और pz से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अजय समझ में आया बेटा जो अभी मैंने बताया, आदित्य समझ में आ रहा है, रिप्लाई करो। हम कैसे निकाल रहे हैं बेटा, m की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो m की वैल्यू जो है वो l पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ वैल्यू निकालनी है बेटा, अगर आपको नंबर ऑफ वैल्यू निकालनी है कि m की कितनी वैल्यू होंगी, तो वो 2l + 1 का यूज करोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कहां से कहां तक लाई करेंगी, तो वो -l से +l तक, तो -l का मतलब क्या हो गया, जैसे l की वैल्यू अगर 1 हुई तो यानी कि -1 से स्टार्ट करो और +1 तक चले जाओ, तो -1 से +1 के बीच में कितने नंबर दिख रहे हैं, -1 0 और फिर +1, बस ऐसे है। ऐसे अगर सेकंड की बात करोगे तो थर्ड, एक और देख लो, थर्ड वाला भी देख लो, सेकंड तो बता दिया, थर्ड के लिए क्या होगा, थर्ड स्टेप के लिए बेटा देखोगे l की वैल्यू कितनी हुई 3, l की कितनी हुई 0 और 0 1 2, ये 3 वैल्यू थी ना l की, इस तरीके से 0 1 2, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी m की, m की वैल्यू बेटा देखो कितनी हो जाएगी, m इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, -l से लेकर +l तक, तो इसका मतलब कहां से बेटा शुरू करेंगे, और वैल्यू कितनी होने वाली है 2l + 1 का मतलब देख लो 5 वैल्यू होनी चाहिए। ये 5 नंबर कौन कौन से होने वाले हैं, कौन बताएगा, कहां से कहां तक है, -l से लेके +l तक। l की वैल्यू जरा देखो कितनी दिख रही है आपको, 0 1 2 दिख रही है बेटा, तो इसमें 2 के लिए क्या होगा, -l का मतलब -2 से शुरू करेंगे, है ना, फिर -1 -2
-1 0 1 2 सिंपल। देख रहे हो बेटा, सिंपल है बिल्कुल। 5 वैल्यू हो गई ना, -2 -1 0 1 2। ठीक है बेटा। और एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? अब मुझे ऑर्बिटल भी बता दो। ऑर्बिटल की संख्या क्या है? जितने नंबर निकले आपके 5 निकले तो 5 ही ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, 5 ही ऑर्बिटल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो तीसरे सबशेल के मतलब तीसरे शेल के लिए बेटा क्या होंगे? उसके अंदर 2 तो सबशेल होंगे। सुनना मयूरी, तीसरे सबशेल का मतलब, तीसरे शेल का मतलब है बेटा उस शेल के अंदर 2 तो सबशेल हो गए एल की वैल्यू, और हर एक 2 सबशेल के अंदर फिर वो कितने ऑर्बिटल्स? टोटल 5 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, कैसे? वो अभी धीरे धीरे अभी समझाता हूं अभी आपको। ठीक है, ये जो 3 थे, इससे पहले वाले में जाओ। 3 जो थे px py pz, एक तो ये 3 तो ये हो गए, एक बेटा 1s हो गया। ठीक है, एक ऑर्बिटल और आ जाएगा यहां पर। ठीक है, एक ऑर्बिटल यहां पर और आ जाएगा। इस तरीके से बेटा धीरे धीरे आप देखते जाओगे। अगर l इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो और ज्यादा वैल्यू आएंगी। 3 के लिए भी देख लो, l इक्वल टू 3 भी देख लो, और फिर मैं आपको पूरा एक टेबल समझाऊंगा बना के कि कैसे इसको करना है। तो जरा देखते हैं थर्ड के लिए क्या होगा। फोर्थ शेल के लिए, फोर्थ के लिए देखिए, फॉर फोर्थ शेल l इक्वल टू 3। अगर फोर्थ शेल की बात करेंगे तो फोर्थ शेल में अगर बेटा जाओगे तो n की वैल्यू हुई 4, l की कितनी वैल्यू हुई? 0 1 2 3, है ना। और l की 3 वैल्यू के लिए अगर आप देखोगे, अगर l की 3 वैल्यू के लिए m की वैल्यू देखना चाहोगे तो आपको मिलेगी -3 -2 -1 0 1 2 3। टोटल कितनी वैल्यू हो गई? 7 वैल्यूज, है ना। अगर आप 2l+1 रखोगे तो कितनी वैल्यू होगी? 7 नंबर ऑफ वैल्यूज दिख रही है। ठीक है, सिंपल। ऑर्बिटल कितने हो गए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 7। ये चीज। तो अगर बेटा ये टेबल बनाऊं मैं, ये टेबल बना के ऐसे करके लिखता हूं टेबल की फॉर्म में, यहां पर ये लिखूंगा कि कौन से सबशेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एक जगह मैं सबशेल लिखता हूं, फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिखता हूं। ठीक है, अगर मैं शेल सबशेल की बात करूं बेटा और यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, तो बताना मुझे सबसे पहले वाले सबशेल के अंदर, यानी सबसे पहला वाला जो सबशेल था जिसको S बोलते हैं, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल था? खाली एक, है ना। दूसरा वाला बेटा जो सबशेल था, यानी कि जिसका नाम था P, उसके अंदर कितने थे? 3 थे ना वहां पर। देखो सेकंड वाले में 3 थे। और अगर हम इसके बाद D की बात करेंगे, ठीक है, इसका नाम D है, यहां पर बेटा मैंने P लिख दिया। तो ये बेसिकली इस तरीके का होगा, d ऑर्बिटल होगा। इसके 5 ओरिएंटेशन होते हैं, 5 तरह से ये लग सकता है। ठीक है, dx dy dz dx y z, उसको बताऊंगा कौन कौन से ओरिएंटेशन है। तो d के अंदर बेटा कितने हो गए? 5। और अगर इसकी बात करें, ये कौन सा कहलाता है? spdf, सॉरी f यहां पर है। तो d के अंदर 5 हो गए और f के अंदर 7। ठीक है, यहां तक ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, समझ गए बेटा। जैसे D के अंदर बहुत सारे हैं, dxy dyz dxz, जिन बच्चों ने डायग्राम नोट्स बनाए हैं उन्होंने देखा होगा, ये अलग अलग शेप के दे रखे हैं आपको ऑर्बिटल्स, पीछे दिए हुए अभी पढ़ेंगे बस। ठीक है, अभी आप रुक जाओ, अभी इतना समझ लो, इतनी सारी चीजें एक साथ समझ में नहीं आएगी। तो ये बेटा क्या है? दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसमें क्या क्या चीजें आपको पता चल रही है? एक तो बेटा ये एक तो ये चीज पता चल रही है कि कितने हर एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स की संख्या है। ठीक है, एक तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ईच सब। बेटा मैंने बताया था जीमेन इफेक्ट को ये एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर,
ठीक है, जीमैन इफेक्ट कितना है, क्या फिनोमिना होता है, उसको ये एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, लाइन जो होती है वो इसकी वजह से होती है। ठीक है, तो दो चीजें बेटा यहां पर हमें पता चली। ठीक है, अब हम इसके बाद करते हैं, बात करेंगे यहां पर। इसके बाद एक चीज और लिखी हुई है बेटा यहां पर, आप लोगों को बता देता हूं। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या है? डीजनरेट ऑर्बिटल्स अभी आगे यूज होगा इसलिए बता रहा हूं बेटा। वैसे मैं जनरली बोल रहा हूं कि जैसे मान लो ये एस ऑर्बिटल है, ये पी है, डी एफ है ना, सबकी अलग अलग एनर्जी होती है। क्या होती है तफसील? एस ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होगी, पी की अलग होगी, डी की अलग होगी। लेकिन एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। इसका मतलब है अगर ऐसे ऑर्बिटल्स हों, सुनना, अगर बेटा दो ऐसे ऑर्बिटल हों कि दोनों की एनर्जी क्या हो, बिल्कुल सेम हो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बेटा क्या हो, सेम हो जाए किसी तरह से, किसी भी रीजन की वजह से, उसको आप बोलोगे ये कैसे ऑर्बिटल है? डीजनरेट ऑर्बिटल। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग एनर्जी किसी भी रीजन की वजह से, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, अगर सेम एनर्जी होगी इनकी, उसको बोलेंगे आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। बस आपको ये आगे कहां यूज होगी तो मैं बताऊंगा आपको कहां इसका हम यूज करने वाले हैं। कई बार आगे जाके केमिस्ट्री में डीजनरेट वर्ड का मतलब आपको समझ में आएगा। ठीक है, डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब ये है, याद रखो यहां पर कि बेटा जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, ठीक है, हैविंग इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अब देखो ये क्यों जरूरी है मैं आपको समझाता हूं। जब बेटा कभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, है ना, जीमैन इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया है वो भी देख लो। इन केस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिस डीजनरेसी इज ब्रोकन रिजल्टिंग इन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो आखिर ये समझो होता क्या है। जैसे मान लो अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं, अगर बेटा मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर है, तो मान लो जैसे मान लो तीन ऑर्बिटल्स हैं, px py pz। तो बेटा ये तीनों ऑर्बिटल क्या है? वैसे तो ये तीनों अलग अलग दिख रहे हैं आपको, ठीक है तब ये तीनों ऑर्बिटल अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन बेटा इनकी डायरेक्शन तो अलग अलग है। एक p ऑर्बिटल है जो x डायरेक्शन में है, एक p ऑर्बिटल y x डायरेक्शन में, एक z में है, लेकिन तीनों की बेटा एनर्जी क्या है? सेम है। तीनों की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन बेटा जैसे ही ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, जैसे ही आप इस एटम को उठा के किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हो, वहां पर क्या हो जाता है? ये तीनों की डीजनरेंसी ब्रेक हो जाती है। इसका मतलब क्या है बेटा मयूरी? कि कोई ऑर्बिटल ज्यादा एनर्जी ले लेता है और कोई ऑर्बिटल कम एनर्जी, मतलब डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एनर्जी के बीच में। इसीलिए लाइंस क्या हो जाती है? वो अलग अलग डिवाइड हो जाती है। समझ गए? तो जैसे मान लो अगर एक लाइन रहती तो इसका मतलब ये था कि भाई सबकी एनर्जी एक ही थी, सबकी एक ही वेवलेंथ थी। लेकिन जब लाइन स्प्लिट होने का मतलब क्या था, वहां पे बताया था ना मैंने आपको, अलग अलग वेवलेंथ है, वो अलग अलग वेवलेंथ है। तो अगर मान लो तीन लाइन स्प्लिट हो रही है, समझे, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि तीनों बेटा अलग अलग तरह के वेवलेंथ के रेडिएशंस निकल रहे हैं, यानी तीनों की एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन की तीनों टर्म्स में अगर एनर्जी देखोगे अलग अलग ऑर्बिटल में अलग अलग आपको मिलेगी। समझे ये बात? ये चीज है। तो जीमैन इफेक्ट को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है ये कि यहां पर स्प्लिटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि तीनों ऑर्बिटल बेटा है, वैसे तो तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है? सेम होती है, लेकिन जैसे ही उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हमने, तो फिर बेटा क्या होगा? तीनों अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर वो अलग अलग रेडिएशंस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये हुआ बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको बोल रहे थे हम बार बार। ठीक है, तो एक बार इसको वो कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, तब तक आप पूछ लो अगर बेटा किसी को कोई डाउट है। ठीक है, एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रह गया, उसको भी समझ लेंगे फिर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? बोलो बेटा, कुछ पूछना है? एक बार पढ़ लो, समझ लो इसको।
चलो, तो एक बार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख लिया हमने। स्पिन क्वांटम नंबर बेटा नाम से क्या पता चलता है? जैसे नाम से पता चल रहा है स्पिन को दिखाता है ये, यानी इलेक्ट्रॉन बेटा किस तरीके से मूव कर सकता है। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे रोटेट कर सकती है अपनी एक्सिस पे। मान लो मयूरी कर रही है तो दो तरीके से कर सकती है। एक तो होता है क्लॉकवाइज रोटेशन और एक होता है एंटी क्लॉक। बच्चों पता है ना आपको, क्लॉकवाइज का मतलब घड़े के डायरेक्शन में इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं या एमएस लिखते हैं, उसका बेटा मतलब क्या है? ये ऐसा क्वांटम नंबर है जो ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, उसका रोटेशन या रिवॉल्यूशन कैसे हो रहा है। तो रोटेशन बेटा दो तरीके से हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी दो वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है हमेशा। एक होती है +1/2 +12 और एक होती है -1/2। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट बेटा कैसे करेंगे? या तो ms लिखते हैं कई जगह पर या फिर s लिखते हैं। ms भी लिखते हैं इसलिए आपको दोनों सिंबल बता दिए, कई बुक्स में ms लिखेगा, क्वेश्चंस में भी आ सकता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ms या s। तो बेटा ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, इट ट्राइज टू हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएगा, दूसरा ये भी बताएगा gives information about direction of spinning, tells the direction of spinning। तो स्पिन की डायरेक्शन बेटा क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, किसी ऑर्बिटल के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन के स्पिन की क्या डायरेक्शन है? तो दो तरीके से हो सकती है, देखो बता दिया मैंने आपको। एक हो गया ये क्लॉकवाइज, ठीक है, और एक क्लॉकवाइज हो गया, एक हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज रोटेशन, एक एंटी क्लॉकवाइज, और उसी के हिसाब से बेटा इसकी वैल्यू होती है। जो क्लॉकवाइज है हम जैसे जो स्टैंडर्ड में मानते हैं बेटा, तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस में लेते हैं। ठीक है, जब कभी साइंस में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री या फिजिक्स में हम बात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं। तो +1/2 रोटेशन ये हो गया इसकी वैल्यू, और अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो -1/2। इस हिसाब से ये वैल्यू हो सकती है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ m आप लिख सकते हो, अगर m की कोई भी वैल्यू लोगे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ m की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन s की वैल्यू बेटा सिर्फ क्या रहेगी? सिर्फ दो ही वैल्यू रहेंगी, +1/2 और -1/2। जैसे आप देख रहे थे, बाकी सब में क्या देख रहे थे कि अलग अलग ऑर्बिटल्स के हिसाब से, अलग अलग शेल्स के हिसाब से वो वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे s की वैल्यू अलग थी तो l की चेंज हो रही थी, l के हिसाब से m की वैल्यू चेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या है, आपको याद रखना है, m की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, s की यानी स्पिन की जो वैल्यू होगी वो बेटा क्या रहेगी? दो ही वैल्यू होंगी, +1/2 और -1/2। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बताता है। ये आपको क्या बताएगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बताता है। टेल्स द मैग्नेटिक कैरेक्टर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसी इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी ये भी बताएगा। और कैसे बताएगा ये चीज समझो। तो बेटा क्या हो सकता है, जैसे मान लो एक चीज समझना मेरी बात ध्यान से, इलेक्ट्रॉन बेटा दो तरीके की कंडीशंस क्रिएट कर सकता है। या तो किसी मैग्नेटिक फील्ड को वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना, या तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर रिपेल हो जाएगा। दो ही केसेस होते हैं, और उसी हिसाब से बेटा इनके नाम है। अगर आप देखोगे यहाँ पर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का फॉर्मूला तो ये होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है μs = √n × n+2, ये होता है √n × n+2। यहाँ पर n की वैल्यू पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। और मैंने ये तो बताया था कि इसको मेजर करने के लिए बोर मैग्नेटन का यूज करते हैं, n × n+2, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। ये मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं इसको। क्या है बेटा? ये मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये समझो मैंने बोला दो तरीके से कर सकता है।
तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा वो होगा जो रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और एक होगा जो अट्रैक्ट करेगा। इसी के हिसाब से हमने दो नाम रखे हैं। इफ ऑल द ऑर्बिटल्स आर फुली फिल्ड, अगर मान लो सारे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर अगर हम देखें दो इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहे हैं, जैसे एक यहाँ पर ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, आगे बताऊंगा। तो बेटा एक क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट उसको रिपेल करेगा। तो जो रिपेल करता है, देखो क्या लिखा हुआ है, अगर पूरी तरह से फुल्ली फिल्ड नहीं है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन अगर भरे हुए नहीं है, ऑर्बिटल में क्या होते हैं, बताया था ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मान लो किसी ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन भरे हुए नहीं है, तो वो जो अलग से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसको क्या करेंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और जब वो अट्रैक्ट होंगे तो उसका नाम बोलेंगे, इस तरह के मटेरियल्स को पैरामैग्नेटिक। इस तरह के एटम को बेटा बोलेंगे या इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। पैरा का मतलब अट्रैक्ट, और दूसरा है डायामैग्नेटिक, जिसके अंदर बेटा पूरे ऑर्बिटल भरे हुए हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, रिपेल करेगा, दूर भागेगा उससे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डायामैग्नेटिक। तो इसलिए यहां पर दो वर्ड्स आपको लिखे हुए हैं। डायामैग्नेटिक का मतलब है जब ऑर्बिटल बेटा पूरी तरीके से फिल होंगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी फॉर कैसे मटेरियल के लिए, डायामैग्नेटिक के लिए, ठीक है बच्चों। तो डायामैग्नेटिक कैसा होगा, जो अट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना, जो अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल फुल्ली हो गए, फिल हो गए। और ऐसे भी समझ लो मयूरी, अगर एक इलेक्ट्रॉन बेटा प्लस डायरेक्शन में कर रहा है, एक नेगेटिव कर रहा है, तो ओवरऑल वैसे भी क्या होगा, एक अट्रैक्ट कर रहा है, एक रिपेल कर रहा है, तो ओवरऑल तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इफेक्ट इसका बेटा मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा डायमैग्नेटिक के लिए, और ये रिपेल होता है, इट गेट रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाओगे तो ये रिपेल होगा, ठीक है। और अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो वो क्या करेगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा फिर, ठीक है। उसका मैग्नेटिक मोमेंट की कुछ वैल्यू आएगी, कुछ भी आ सकती है, वो कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू अगर हमें पता है तो बेटा वो हम निकाल सकते हैं, और वो पार्टिकल्स को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना पढ़ लो, फिर कल से हम जो है इसको थोड़ा सा रिवाइज करके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और जल्दी से इसको कंप्लीट कराएंगे। तो बेटा आप लोगों को क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, वो सभी बच्चे कर लेना 37 क्वेश्चन तक, ठीक है, और इसको पढ़ लेना अच्छे से। चलो ओके बाय, टेक केयर। ईशांत सोनकुसरे, ईशांत सुन तो, ईशांत सुनना भाई, ईशांत सोनकुसरे, ईशांत कैमरा तो ऑन कर जरा, ईशांत 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 कैमरा ऑन करना थोड़ा, ईशांत रिप्लाई देना, ईशांत यहाँ नहीं आवाज आ रही होंगी तो व्हाट्सएप पे आना थोड़ा, ईशांत व्हाट्सएप पे आना थोड़ा, ईशांत व्हाट्सएप पे आना थोड़ा। हेलो हेलो हेलो